नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं CS मयंक अग्रवाल आप लोगों के सामने आज एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो न सिर्फ CGPSC के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि आम जीवन में भी ये सारे शब्द आप सुनते होंगे। तो आइए ऐसे सारे कॉमन शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे। आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कौन से इंस्टीट्यूशंस का रोल होने वाला है। तो हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। किसी भी देश में जो बैंकिंग प्रणाली होती है, जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, यही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आप एक छोटे से व्यापारी हैं, आपको अपना व्यापार करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। आपके पास पैसे है नहीं, तो आप पैसे लेने जाएंगे किसके पास? बैंक के पास। आप उस पैसे का इस्तेमाल करके व्यापार करते हैं, व्यापार से बहुत सारा धन अर्जित करते हैं। उस धन को आप अपने घर में तो रखेंगे नहीं, आप किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। इसका मतलब यह है कि पैसों का लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं बैंक के माध्यम से ही होता है। इसीलिए हमारे देश में और किसी भी देश में जो बैंकिंग की व्यवस्था होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। अब हम बात करेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होती है कमर्शियल बैंक और दूसरी होती है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को हिंदी में हम कहेंगे वाणिज्यिक बैंक और सेंट्रल बैंक को हम कहेंगे केंद्रीय बैंक। आम जनता जहां पे अपना पैसा डिपॉजिट करती है, जहां पे अपने पैसे को जमा करती है और जहां से वो ब्याज पर पैसा उधार लेती है, ऐसे बैंकों को हम कहते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। आम भाषा में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आम जनता जिन भी बैंक से डील करती है वो सारे कमर्शियल बैंक है। अब आप अपने आसपास देखिए, आप अपने लोगों से पूछिए कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो देखिए, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स मिलेंगे जहां पे हम अपना पैसा जमा करते हैं और जहां से हम अपने पैसे को लोन लेते हैं। तो ऐसे बैंकों को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। लेकिन इन सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, जो इन सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए नीति बनाए, इनके लिए गाइडलाइंस बनाए, इन लोगों को रेगुलेट करने के लिए कुछ चीजें करे। उस बैंक को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, दैट इज केंद्रीय बैंक। हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। उसी तरीके से भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI इज द सेंट्रल बैंक। तो अब हमको डिफरेंस क्लियर हो गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर बैंक्स व्हिच डील्स विद द पब्लिक इज कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक के बेसिकली 3 काम होते हैं। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, दूसरा ग्रांटिंग ऑफ लोन्स और तीसरा इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि कमर्शियल बैंक जनता से पैसा लेती है डिपॉजिट के रूप में, उसी पैसों को वो दूसरों को लोन के रूप में पैसा देती है, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, और जो उनके पास पैसा बच जाता है उससे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं, जिससे कि उनके पैसों की वृद्धि होती है। सवाल उठता है कि पैसा कमर्शियल बैंक रखती क्यों है अपने पास, क्या फायदा होता है उनको? तो देखिए, एकदम सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे जो बैंक आपसे पैसा ले रही है, उसी पैसे को जनता को लोन के रूप में दे रही है। मतलब बैंक का खुद का पैसा तो है नहीं, जनता का ही पैसा है, जनता को ही दिया जा रहा है। बदले में यहाँ पे जिस चीज की लेन देन होती है वो होती है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक आपसे कहता है कि आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन कर दीजिए और आप इतना रुपया डिपॉजिट कर दीजिए। आप बोलते ठीक है, मैं आपके बैंक में डिपॉजिट तो कर दूंगा पैसा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा?
तो बैंक कहती है कि हम आपको ब्याज देंगे। मतलब जैसे बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किया तो बैंक आपसे कहेगी कि ठीक है हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे, मतलब हम आपको 1,10,000 रुपया देंगे। जब आप पैसा निकालने आएंगे आप भी खुश हो जाते हो, वाह 1 लाख जमा कर रहे हैं और 1,10,000 रुपये निकाल रहे हैं, वेरी गुड। अब बैंक बेवकूफ तो है नहीं कि आपको फोकट में 10,000 रुपये दे देगी। तो बैंक उस पैसे का करेगी क्या? आपके 1 लाख रुपए का बैंक करेगी क्या? बैंक उसी पैसे को किसी और जरूरतमंद को दे देगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है और बैंक से कहता है कि मालिक मुझे छोटा मोटा व्यापार चालू करना है, मुझे पैसा दे दीजिए। बोले दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में हम तुमसे कुछ लेंगे। तो बोले क्या लेंगे? तो बोले ब्याज लेंगे। अब बैंक उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए तो देगी, लेकिन बदले में उससे क्या लेगी? वापसी के समय पे वो बोलेगी अब तुम मुझे 1 लाख नहीं दोगे, अब तुम मुझे 1,15,000 दोगे। मतलब एक तरफ बैंक 1 लाख रुपए ले रही है, 10,000 रुपया दे रही है, दूसरी तरफ बैंक 1 लाख रुपए दे रही है और 15,000 रुपए ले रही है। बदले मतलब बीच में ये जो 5,000 रुपए की कमाई है, यही कमर्शियल बैंक की कमाई है। ये सुनो, तो ये होता है बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको बैंक का सिस्टम समझ में आ गया होगा। दूसरा, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का क्या रोल है? वैसे तो केंद्रीय बैंक बहुत सारे फंक्शंस प्ले करती है, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करती है, लेकिन आज हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है कि किस तरीके से केंद्रीय बैंक देश में महंगाई और मंदी को नियंत्रित करती है। आज आपको पता है कि हमारे देश में जो सबसे 2 ज्वलंत मुद्दे हैं वो हैं महंगाई और बेरोजगारी। हम यही समझेंगे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती और घटती है, किस तरीके से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई अपने कुछ कदम उठाती है। अब बिल्कुल ध्यान से समझ से जाइएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम कुछ टेक्निकल शब्दों का मतलब समझेंगे और उन टेक्निकल शब्दों को हम एकदम इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ये आरबीआई जो महंगाई को कंट्रोल करती है, जो महंगाई को नियंत्रित करती है, वो किस पॉलिसी के अंतर्गत करती है, किस नीति के अंतर्गत करती है? तो आरबीआई एक नीति बनाती है, सेंट्रल बैंक एक नीति बनाती है जिसका नाम है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। यह मॉनेटरी पॉलिसी ही पूरे बैंकिंग सिस्टम को गाइड करती है कि आपको किस तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था को संचालित करना है, जिससे कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और अर्थव्यवस्था में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। तो ये जो मौद्रिक नीति है, इसके कुछ पहलुओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक पहलू है क्रेडिट कंट्रोलर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या? क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया अगर देश में महंगाई बढ़ेगी, सरकार कहती है कि हे आरबीआई, अगर देश में महंगाई बढ़ेगी तो हम तुमको पकड़ेंगे कि तुम कर क्या रहे हो। तुमको जिम्मेदारी दी गई है कि तुमको महंगाई कंट्रोल करनी है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करती है और उन्हीं उपकरणों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ना कि जब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी आई है तो महंगाई बढ़ती कैसे, पहले तो यही समझना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले मान लेते हैं कि मिस्टर ढोलू, ठीक है, ये जो मिस्टर ढोलू है इसको समोसे खाने की बड़ी तलब लगी। ठीक है, अब समझना यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से कि ये जो ढोलू है ना, ये बड़ा खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है, खाने पीने पे बहुत खर्च करता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से जब ढोलू और उसके जैसे बहुत सारे और लोग जब किसी भी चीज की मांग ज्यादा करते हैं तो किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। समझना बिल्कुल ध्यान से। मान लेते हैं कि ढोलू के पास कुछ पैसे हैं, 100 रुपया, ठीक। वो समोसे लेने के लिए जाता है, उस समय समोसे की कीमत चल रही थी 5 रुपया, ठीक। अब बताइए कि इससे ढोलू कितने गुड्स जो है, कितने समोसे खरीद सकता है या कितने समोसे की वो मांग कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो 100 रुपये उसके पास है, 5 रुपए का एक समोसा है, मतलब ये कि वो 20 समोसा
की डिमांड कर सकता है। और मान लीजिए कि मार्केट में 20 समोसा है तो आसानी से उसको 20 समोसा मिल जाएंगे। इसका मतलब जो समोसे की सप्लाई है मार्केट में वो भी कितनी है बेटा, 20 यूनिट ही है। मतलब मांग भी 20 यूनिट, आपूर्ति भी 20 यूनिट, तो प्राइस तय है मान लीजिए 5 रुपया, और उस समोसे को कंज्यूम करने के लिए उसके पास 100 रुपया है। ठीक, कहीं से ढोलू के पास 200 रुपए का नोट आ जाता है। कितने रुपए का? 200 रुपए का नोट आ जाता है। ढोलू बड़ा खुश, पहले 100 रुपए था, 20 समोसा खा सकता था, अब 200 रुपए है। ढोलू को लगा कि 40 समोसा खा सकता हूं। ठीक, लेकिन मार्केट में तो समोसा 20 ही है ना भाई। मान लेते हैं कि मार्केट में समोसा तो कितना है, पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन ढोलू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 40 समोसा मिल जाएगा, मतलब उसकी डिमांड कितनी है, 40। अब समोसे वाले को पता चला कि ये ढोलू के पास बड़ा पैसा है और ये समोसे खाने का भी बड़ा शौकीन है, इसको बहुत समोसा पसंद है, ये कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। अब बाकी सब लाइन में खड़े हैं कि समोसा जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ढोलू जो है वो कहता है कि मुझे 40 समोसा ही चाहिए। बोले 40 नहीं है, लेकिन 20 है, पूरा का पूरा 20 तुमको दे दूंगा, लेकिन उस 20 समोसे के लिए तुमको 10 रुपये देना पड़ेगा। पहले 5 रुपए में मिल रहा था, लेकिन अब वही समोसा 10 रुपए में मिल रहा है। कारण क्या है? कारण है ढोलू के पास ज्यादा पैसा का होना। यह सुनो, समोसे वाले को पता है कि इसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा सामान खरीदने की इच्छा रखेगा, लेकिन मार्केट में उतनी ही सप्लाई है जितनी पहले थी, मार्केट में ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो वो बढ़ी हुई कीमत पे भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे जो समोसा पहले 5 रुपए का बिकता था, अब वो समोसा 10 रुपए का बिकने लगेगा। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि समोसा महंगा हो गया? ये सुनो, अब ये जानते हैं कि ये जो समोसे में महंगाई आई है उसका कारण क्या है। तो बेटा समोसे में महंगाई क्यों आई, कारण समझिएगा, रिलेशन समझिएगा। समोसे में महंगाई इस वजह से आई, समोसे में महंगाई इस वजह से आई क्योंकि ढोलू ने डिमांड बढ़ाया। ये सुनो, क्या बढ़ाया? डिमांड बढ़ाया। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई उतनी की उतनी ही रहेगी, तब जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने का कारण क्या है, ध्यान समझना। कीमत बढ़ी क्योंकि डिमांड बढ़ी, लेकिन डिमांड किस लिए बढ़ी? डिमांड बढ़ी क्योंकि ढोलू के पास ज्यादा पैसा आ गया था। ज्यादा पैसा आने का मतलब है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना। मतलब ये कि जब जब ढोलू और उसके जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तब महंगाई बढ़ेगी। बचपन में जब मैं छोटा था, मेरे मन में एक सवाल आता था कि जब आरबीआई पैसा छापती है, पैसे छापने की मशीन आरबीआई के पास है, तो क्यों ना बहुत सारा पैसा छाप के पूरे देश में बांट दिया जाए और देश की गरीबी दूर कर दिया जाए। क्लास 3-4 में ऐसा सोचता था। बाद में जब हम 11th में इकोनॉमिक्स पढ़े तो समझ में आया कि जब जब आप ज्यादा पैसा छापोगे और उसके कंपैरिजन में उतने गुड्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो पूरे अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देती है। ऐसे कुछ देश है जैसे जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ये इन सब की अर्थव्यवस्था इसी वजह से बर्बाद हुई क्योंकि इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ज्यादा पैसा छाप के गरीबी दूर करें। इस चक्कर में बर्बाद हो गए। तो आई होप आपको महंगाई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। रीजन क्या है महंगाई बढ़ने का? मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। और मनी सप्लाई करती कौन है? आरबीआई, मतलब बैंक्स करती है। और बैंक्स के पास कहां से पैसा आता है? आरबीआई से। तो कहने का मतलब है कि अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी हुई है। इसीलिए आरबीआई ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करती है जिससे कि महंगाई क्या हो? कम हो। आइए जानते हैं उन उपकरणों को क्या कहा जाता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, या यूं कहें कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से दो उपकरण हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव उपकरण को हम कहते हैं मात्रात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव को हम कहते हैं गुणात्मक उपकरण। इन दोनों उपकरणों का इस्तेमाल करके केंद्रीय बैंक जो है महंगाई और मंदी को कंट्रोल करती है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, गुणात्मक और मात्रात्मक में क्या अंतर है। मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से देश में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी के सभी को जो पैसा मिल रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आरबीआई मात्रात्मक उपकरण का इस्तेमाल करेगी, क्वांटिटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करेगी, तो देश के हर सेक्टर प्रभावित होंगे। लेकिन जब उन्हें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ध्यान देना है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कंट्रोल करना है तो फिर वो गुणात्मक मेजर्स का इस्तेमाल करेगी, क्वालिटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करेगी। इसीलिए जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं वो जनरल नेचर के होते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव है वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। दूसरी बात, क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो पूरे मार्केट में टोटल कितना क्रेडिट है, उधारी है या कितना मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर जो है वो ये बताती है कि किस डायरेक्शन में आपको उधारी देना है, किस सेक्टर में आपको ज्यादा ध्यान देना है, उसको कंट्रोल करने का काम क्वालिटेटिव मेजर का होता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो उपकरण होते हैं उसके क्या क्या नाम हैं? तो एक है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एलआरआर। ये सारे कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल आरबीआई करती है। आइए एक एक करके देखते हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक उपकरणों के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे। और क्वांटिटेटिव मेजर्स में भी हम स्पेसिफिकली दो चीजों के बारे में बात करेंगे, दैट इज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। आज बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। आइए बात करते हैं। अगर मैं मात्रात्मक उपकरणों की बात करूं, क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करूं, तो यहां पे 5 चीजें हैं। सबसे पहला रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है बैंक रेट, चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, पांचवा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। हिंदी में कहें तो रेपो रेट को हम रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट को हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हम कहते हैं खुली बाजार की प्रक्रियाएं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली अनुपात होते हैं, विधिक अनुपातें होती है जो आरबीआई तय करती है। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्पेसिफिकली हम आज सिर्फ बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आइए जानते हैं कि ये रेपो दर क्या होता है और रेपो दर किस तरीके से महंगाई और मंदी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो दो पार्ट में हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन डिवाइड होगा। पहले हम बात करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है और दूसरा रेपो रेट की मदद से आरबीआई किस तरीके से महंगाई और मंदी को नियंत्रित करती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ध्यान समझिएगा। पहले तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। फिर से, रेपो दर वह दर होता है जिस दर पे वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से लोन लेती है। ठीक, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। हमने देखा कि कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, वो दो प्रकार के फंक्शंस मेनली परफॉर्म करते हैं। एक तो जनता से पैसा लेना, डिपॉजिट, और दूसरा जनता को पैसा देना, लोन। बैंकों की कमाई ज्यादा तभी होगी जब उनके पास ज्यादा डिपॉजिट होंगे, लेकिन जब वो ज्यादा लोन देगी। तो इसका मतलब यह है कि इसीलिए बैंक आपको बार बार फोर्स करती है लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलता है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक जाएगी किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, और कहेगी हे आरबीआई, हमारे पास पैसों की कमी हो गई है, हम आपसे पैसे चाहते हैं।
तो सेंट्रल बैंक कहेगी ठीक है, हम आपको 10 लाख रुपया देते हैं। कितना? 10 लाख रुपया देते हैं। अब सेंट्रल बैंक को पता है कि कमर्शियल बैंक को 10 लाख का क्या करेगी, आगे पब्लिक को लोन देगी, हाँ या नहीं? तो सेंट्रल बैंक कहेगी ठीक है, हम आप अच्छा लोन देगी तो बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो आरबीआई बेवकूफ तो है नहीं, आरबीआई भी बोलेगी ठीक है हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे लेकिन बदले में ब्याज लेंगे। तो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को 10 लाख रुपए लोन दिया 10% इंटरेस्ट रेट पे। कितने रेट पे? 10% इंटरेस्ट रेट पे। कमर्शियल बैंक इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि 10% पे लोन लेगी और पब्लिक को भी आगे 10% पे लोन देगी। तो कमर्शियल बैंक लेट से 15% पे लोन दे रही है। ठीक, अब समझना 10 लाख रुपया का जो पैसा है, 10 लाख रुपया पैसा पब्लिक जो है उससे वो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ाते चले जा रही है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसी चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, और जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब सेंट्रल बैंक आरबीआई को कहेगी कि बेटा तुम कर क्या रहे हो, महंगाई को नियंत्रित कर दो। तब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा कि कैसे रेपो रेट में बदलाव किया जाए और किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए। तो अब समझिएगा खेल, जो हम बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोलिंग मेजर्स की, अब हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक रेपो रेट में परिवर्तन लाएगी जिससे कि यहाँ पे जो क्रेडिट है उसको चेंज किया जा सके। ध्यान समझिएगा, सेंट्रल बैंक पहले 10% पे कमर्शियल बैंक को लोन लेती थी, कमर्शियल बैंक आगे 15% पे लोन देती थी पब्लिक को, जिससे महंगाई बढ़ रही थी। अब सेंट्रल बैंक ने कहा कि अगर ये 10 लाख जो है उसे कम करना है तो महंगाई कम हो जाएगी, और उसे कम करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। और इस वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो अब कमर्शियल बैंक को कहेगी कि भाई साहब पहले 10 लाख रुपए का लोन देते थे, अब 8 लाख रुपए का लोन देंगे, वो भी 15% इंटरेस्ट रेट पे। तो कमर्शियल बैंक को अब पैसा भी कम मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी कहेगी कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई है, 10-15% पे अब हमको मिल रहा है, तो हम आपको तो 10-15% पे देंगे नहीं, हम आपको 20% पे देंगे। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को अब पैसा मिल रहा है 15% पे, पब्लिक को पैसा मिल रहा है 20% पे। तो पब्लिक बोलेगी नहीं चाहिए 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको 8 लाख रुपए दे दो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, हमको 8 लाख रुपए से हम काम चला लेंगे। अब 8 लाख रुपए, पहले 10 लाख रुपया था तो ज्यादा सामान खरीदते थे, ज्यादा सामान खरीदते थे, ज्यादा प्राइस होता था, ज्यादा प्राइस होता था तो महंगाई बढ़ जाती थी। लेकिन अब पैसा भी कम है तो डिमांड भी कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि अगर सेंट्रल बैंक को महंगाई को नियंत्रित करना है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल यस। देखिए कि जब जब रेपो दर में वृद्धि होगी तब तब बैंकों के पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे तो लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। यस और नो? यस। दूसरा केस है मंदी का। धीरे 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 मार्केट में पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, डिमांड ही नहीं है किसी सामान की। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर भी खाली बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड्स की डिमांड ही नहीं है। इससे उत्पन्न होगी बहुत सारी परेशानियां, जैसे बेरोजगारी। भाई प्रोड्यूसर, मान लीजिए कि समोसे वाले के पास पहले बहुत डिमांड था तो भयानक समोसा बनाता था, ठीक है, उसके लिए वो ढेर सारे आदमियों को अपॉइंट करता था और रोजगार देता था। लेकिन अब उसके पास समोसे की डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदने को तैयार, लोग समोसे खरीद ही नहीं रहे हैं, तो वो समोसे तल के तो नहीं रखेगा, वो क्या बोलेगा, भाई तुम लोग जाओ, समोसे की डिमांड कम हो गई, अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो पैसा कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर जनता सरकार को कर जाएगी कि हे सरकार क्या कर रहे हो तुम, बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है। तो सरकार बोलेगी आरबीआई को क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? बोले सर महंगाई, पैसा जो है मार्केट में है ही नहीं। तो बोले पैसा नहीं है मार्केट में तो लगाओ पैसा, इनफ्लो करो, इंजेक्ट करो, पैसा निकालो। तो फिर क्या करेगी आरबीआई? फिर आरबीआई बोलेगी ठीक है,
आओ कमर्शियल बैंक, आओ आओ हम तुमको पैसा देते हैं। अब यहाँ पे समझना, सेंट्रल बैंक बोलेगी कि ठीक है कमर्शियल बैंक हम तुमको लोन देते हैं, इस बार कम रेट पे देते हैं, हम तुमको देंगे मात्र 12% पे। कितने परसेंट पे देंगे बेटा? 12% पे। पहले कितने पे देते थे? 15% पे। अब कितने पे दे रहे हैं? 12% पे। जब 12% पे कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक बोलेगी ठीक है लाओ, ज़्यादा पैसा लाओ, 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया लाओ। तो 9 लाख रुपए की डिमांड करेगी। ठीक है, ज़्यादा पैसा है। कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को बोलेगी, पब्लिक आओ आओ, रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लो पैसा, मार्केट में खरीदारी करो। पब्लिक भी खुश, बोलेगी ठीक है। कितना परसेंट हो गया है? तो बोले 18% हो गया, पहले 20% था, अब 18% हो गया। ठीक है 9 लाख रुपए ले लेंगे। मतलब धीरे धीरे अब मार्केट में क्या बढ़ने लगेगा? मनी का सप्लाई बढ़ने लगेगा। जब मनी का सप्लाई बढ़ने लगेगा तो लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे, तो फिर से प्राइस क्या होने लगेगा? डिमांड बढ़ने लगेगी तो प्राइस बढ़ने लगेगा तो डिफ्लेशन कम हो जाएगा। यस और नो? तो रेपो रेट के माध्यम से किस तरीके से सेंट्रल बैंक महंगाई और मंदी को नियंत्रित करती है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। क्या? रिवर्स रेपो रेट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो रेपो रेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स ऑपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता था? रेपो रेट का मतलब वह रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती थी। यस और नो? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस दर पे लोन दे रही थी उस दर को रेपो रेट कहा जा रहा था। तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से एक्सेस पैसा लेगी, अपने पास डिपॉजिट करेगी, उस रेट को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा था, सेंट्रल बैंक चाहती थी इनसे पैसा छीन लो तो रेपो रेट का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब उनके पास पैसे है नहीं तो वो कहेगी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए हैं तो अब कहेगी कि आप लाओ हमारे पास जमा कर दो, हम उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे वो रिवर्स रेपो रेट होगा। सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा दीजिए, इसमें ध्यान से समझिएगा बेटा। रेपो रेट क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है उनको पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वो सेंट्रल बैंक के पास जा रहे थे और सेंट्रल बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई कहती है कि वो पैसा हमारे पास जमा कर दो, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। सवाल है आरबीआई ऐसा क्यों करेगी? ध्यान से समझना। जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा तब महंगाई बढ़ने का डर होगा, क्योंकि जैसे ही इनके पास ज्यादा पैसा आता है ये मार्केट में क्या कर देते हैं? लोन दे देते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो सेंट्रल बैंक कहती है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, तुम बेटा एक काम करो, वो पैसा हमको दे दो। तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम मार्केट में डालोगे पैसा और महंगाई बढ़ेगी, सरकार फिर गिर जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम हमको दे दो वापस पैसा। कमर्शियल बैंक कहती है अच्छा क्यों दें पैसा तुमको, हम क्यों दें पैसा, हम तो पब्लिक को देंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। सेंट्रल बैंक कहती है चिंता मत करो, हम भी तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट पे दे रही थी वो रेपो रेट था। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा समझना। कमर्शियल बैंक के पास गई है सेंट्रल बैंक, कहती है हे कमर्शियल बैंक 10% हमको तुमको देते हैं, लाओ अपना पैसा हमको दे दो। कमर्शियल बैंक कहती है बुड़बक समझे हो, तुम 10% दे रहे हो, मार्केट में हमको जो है 12% रेट मिल रहा है पब्लिक से, तो हम तुम्हारे पास क्यों जमा करें, हम तो पब्लिक को दे देंगे पैसा। तो अच्छा तो ये साला पब्लिक का पैसा देगा, फिर महंगाई बढ़ेगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं, इनको कहते हैं कि ठीक है
12% ही दे दो, मतलब हमको ही दे दो, हम ही तुमको 12% दे, तुमको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है ना, तो हमको दो या पब्लिक को दो। तो एक काम करो, तुम्हारे पास जो एक्सेस पैसा है वो हमारे पास जमा कर दो। किस रेट पे? 12% पे। तो आप समझना, पहले 10% था, लेकिन अब आरबीआई ने 12% कर दिया। तो उस 12% से हुआ क्या? 12% से ये हुआ कि कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस पैसा था वो अब आरबीआई के पास हो गया, आरबीआई के पास आ गया। आरबीआई के पास आ गया तो अब मार्केट में नहीं रहेगा पैसा, तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए जब जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तब कमर्शियल बैंक की जो के पास पैसे हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आरबीआई के पास जमा कर देती है। और जब उनके पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोन अमाउंट कम देगी, लोन अमाउंट कम देगी तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। यस और नो? आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। बोले कि अब इनके पास पैसे की कमी हो गई, ये काम करते हैं, अब हमको पैसों का इनफ्लो बढ़ाना है। तो आरबीआई फिर कहती है, देखो यार, हम तुमको यार अब 8% देंगे, पहले 12 दे रहे थे, अब तुमको 8 ही % देंगे। तो कमर्शियल बैंक कहती है, लाओ मेरा पैसा, लाओ वापस लाओ, हम पब्लिक को देंगे, पब्लिक को पैसा देंगे ज़्यादा, वो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। पब्लिक को ये लोग देंगे पैसा तो लोन अमाउंट बढ़ेगा, लोन अमाउंट बढ़ेगा तो पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो पब्लिक डिमांड ज़्यादा करेगी, पब्लिक डिमांड ज़्यादा करेगी तो गुड्स के प्राइस बढ़ाएगी, गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर खुश हो जाएंगे, डिफ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, मनी जो मंदी है वो कम हो जाएगी। आई होप आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से सेंट्रल बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करके महंगाई और मंदी को नियंत्रित करती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अगली क्लास में हम कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में गुणात्मक और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव मेजर के जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना, और गुणात्मक में मॉरल सुएशन, ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।